हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू एनएसपी। निखिल सर फिजिक्स क्लासेस आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती है। तो बच्चों, क्लास 10th के लेक्चर फर्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री को हम स्टार्ट कर चुके थे। हमने बड़े अच्छे से कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना क्या है, किन चीजों की बात होने वाली है। तो सर ने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सर कुछ चार्जेस की दुनिया रहेगी, कुछ चार्जेस की बात होगी। ठीक है, तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए बेटा आज के इस प्रेजेंट लेक्चर में हम दो टॉपिक्स के बेसिक को बड़े अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना। एंड दैट टू टॉपिक्स आर रिटन ऑन योर बोर्ड एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, गॉट इट। तो आज हम इन दो टॉपिक्स को बड़े ही अच्छे से समझेंगे कि सर चार्ज क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही तो है ना स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्ज की स्टडी करना ही इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है। और जब तक चार्जेस की नॉलेज नहीं होगी तो जो हमारे अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस। ओके, और सर ने बताया था अपने पहले लेक्चर में कि वी कैन डू द स्टडी ऑफ चार्जेस इन टू वेज, और वो है उन चार्जेस को उनके रखने के तरीके पे। हम चार्ज को दो तरीके से रख के स्टडी करते हैं, एक रेस्ट पर एक मोशन में। जो रेस्ट वाला पार्ट है वो डिटेल में आपके आता है +2 के अंदर, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन यू स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट देन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकम स्टैटिक। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो पार्ट रहेगा वो रहेगा चार्जेस इन मोशन। और बेटा जब चार्ज मोशन में होता है ना तो एक चीज बनती है, बड़ी खूबसूरत चीज बनती है, और वो बनती है करंट। जो आप कहते हैं हाई सर करंट लग गया, तो और इस करंट से हम पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं। घर से किचन से लेकर एक बहुत बड़े पैमाने तक हम बहुत बड़े बड़ी चीजें ऑपरेट कर रहे हैं। अब बात पूछूं कि सर इन स्टडी ऑफ चार्जेस में कौन से टाइप का चार्ज जो है सर वो ज्यादा निकल के आता है, ज्यादा काम में आता है, ज्यादा यूजफुल है। बेटा हम कहेंगे चार्जेस की दुनिया में सबसे ज्यादा जो चार्ज जो यूजफुल है हमारे लिए वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, काम तो प्रोटॉन भी आता है, पॉजिटिव पार्ट भी है, न्यूक्लियस भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का फुल्का है, इसका मास ना के बराबर है। अगर आपने 9th क्लास में अगर बोहर्स थ्योरी पढ़ी है, सर बोहर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, तो सर ने बोला था कि न्यूक्लियस होता है एक एटम के बिल्कुल छोटी सी जगह में, उसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर बहुत ही छोटी सी जगह में। इसके अंदर दो चीज होती है बेटा, सर ने बताया था, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये है हमारे पेन। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। दीज 3 आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बेटा सर ने जो बताया है अभी, ये तीनों के तीनों 3 बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। These 3 are basic elementary particles of a matter। किसी एटम के, किसी मैटर की, जो सारी दुनिया बनी है हमारी मैटर से मिलकर बनी है, और उस मैटर के अंदर सबसे बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स यही है, और इन्हीं को हम चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं, और इन्हीं की स्टडी तो हम इलेक्ट्रिसिटी में करना है। आई भाई समझ में? इतना हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है, तो सर ने अभी बोला इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया। हाँ सर, क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया। काम में तो पॉजिटिव चार्ज भी आता है। तो सर बोहर ने कहा था कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिचुएटेड हैं, और इसके बाहर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज जो करंट बना रही है, इलेक्ट्रिक करंट। आज गर्मी लग रही है, पंखे के नीचे हैं हम, एसी चला रहे हैं हम, बहुत बड़ी बड़ी चीजें चला रहे हैं, तो वो हम कहेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से। और वो इलेक्ट्रॉन्स लगातार इस न्यूक्लियस के अबाउट किसी फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और ये जब मोशन करता है बेटा, फ्लो करता है, तो करंट बनता है, और उस करंट से आप जो चाहे काम ले सकते हो, कोई चीज चलवा सकते हो, कंडक्ट करवा सकते हो। तो वही था, कुछ बेसिक हमने पढ़ा था। तो अब हम अपने इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अपने नोट्स वगैरह जो है ओपन करके रखना, स्टार्ट लिखते रहना, साथ साथ जो बता रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस। अब बात करते हैं कि सर चार्ज क्या है। एक बात बताओ, आपके घर में जो चार्ज आ रहा है
आपके घर में कोई भी करंट, कभी चार्ज को हवा में देखा है क्या, आंखों के सामने देखा है क्या? अगर घर में वॉशिंग मशीन चल रही है, कोई भी चीज चल रही है, तो वो किस में से उसको जो करंट मिल रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? वो वायर के जरिए आ रहा है ना, वो वायर के अंदर से आ रहा है। तो वायर देखिए आपने, और वायर क्या है? वायर बेटा एक ऑब्जेक्ट है। इस दुनिया की कोई भी चीज जो हमारी आंखों के सामने है वो बेटा मास फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मास। मास आई बस समझ में। तो वो तार में से, वायर में से जो होके आ रहा है ना, वो आपका चार्ज है, और जिसमें से होके आ रहा है वो मास है। तो सर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा कि चार्ज जो है वो बिना मास के नहीं आ सकता। इस दुनिया की कोई भी चीज है वो पहले मास पे आती है। आई भी समझ में कि नहीं? तो हम ये कहेंगे, तो सर ने चार्ज को समझाने के लिए एक नोट में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई थी, इस चीज को नोट कर लेना कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, but mass can exist without charge. But mass can exist without charge. इतनी हमने लास्ट में डिस्कशन करके हमारा पॉइंट था, छोड़ा था। अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आज के हमारे इस लेक्चर का पहला ही टॉपिक है क्या? ठीक है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इन्हीं दोनों टॉपिक्स को समझना है, चार्ज और करंट। तो अभी बोला कि हमारे घर में जो भी करंट आ रहा है वो जिस फॉर्म में आ रहा है वो वायर में आ रहा है, और वायर हमें दिख रही है, क्लियर क्लियर दिख रही है सर, मास फॉर्म में है। तो चार्ज बिना मास की नहीं आ सकता, लेकिन मास बिना चार्ज के आ सकता है। मुझे अगर किसी बॉडी पर कोई चार्ज देना है, मेरे पास कुछ अमाउंट है और मैं उसको देना चाहता हूं, तो चार्ज को देने के लिए वी नीड ए सरफेस। बेटा वी नीड ए सरफेस, वी नीड एन ऑब्जेक्ट। हमें एक सरफेस चाहिए, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर हम चार्ज दे सकते हैं। अब ये मार्कर दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मास दिख रहा है। अब मेरे पास अगर कुछ चार्ज हो तो मैं इसको इसकी सरफेस पर दे सकता हूं, लेकिन अगर चार्ज दूं या ना दूं वो मेरी मर्जी, मास तो रहेगा। मास डिपेंड नहीं करता चार्ज पे, लेकिन चार्ज डिपेंड करता है मास पे। तो इस चीज को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। आगे आगे जब भी सर चार्ज लिखेंगे तो समझ आना वो चार्ज पहले किस पर आएगा, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे। अब एक बात बताइए, ये जो मास है, ये मास इस दुनिया की किस चीज की प्रॉपर्टी है? मैटर की ना, हमारी ना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो मास जैसे किसी मैटर की प्रॉपर्टी है, तो चार्ज भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, और इस चार्ज की वजह से हो क्या जाएगा? तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस चीज को उतार लेना साथ के अंदर कि सर ने ये चार्ज क्या बताया है। ठीक है, तो बेटा आप समझते हैं चार्ज की डेफिनेशन। चार्ज की डेफिनेशन आपको ये लिखनी है सर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। वाह सर, इट इज द, अब हमें कुछ समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा। अगर बिल्कुल अच्छे से लगन से और कंसंट्रेशन से समझोगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। सर ये किसी मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर मतलब जो आपके सामने है, अभी बताया मास फॉर्म में, उसकी एक प्रॉपर्टी है। आई बस समझ में। मास तो है ना, मास तो आपको वजन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो मास के ऊपर चार्ज आया है वो ये बता रहा है कि वो कोई सामने वाली बॉडी को खींच सकता है या फेंक सकता है कि नहीं, अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है कि नहीं। कुछ मैग्नेट और कुछ इलेक्ट्रिकल चीजों पर बात होती है जब बात होती है चार्ज की, लेकिन चार्ज की भी बात तब होगी जब वो पहले मास पे आएगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, साथ साथ लिखते रहना, ड्यू टू विच, और समझते हुए, ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस भी कर सकता है, बना भी सकता है, और एक्सपीरियंस भी कर सकता है। क्या अनुभव भी कर सकता है, महसूस कर सकता है। चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक चीज बनती है, और यह हम कहें वो बना भी सकता है और कुछ महसूस भी कर सकता है। सर ऐसी कौन सी चीज बना सकता है और महसूस कर सकता है? और वो कोई एक चीज नहीं बनाता, चार्ज आपको दो चीजें बना के देता है, या चार्ज से हम दो चीजों की इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इट कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस बेटा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट।
इस चीज को ध्यान में रखना, सर ने जो लिखा है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। आपने कई बार सुना है कि करंट की वजह से जो है हमारी कुछ मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो हिलने लग जाती है। छोटी क्लासेस में सुना होगा कि करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक नीडल जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट होने लग जाती है। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आएगा, डिटेल के अंदर आएगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो याद रखना कि चार्ज जो है वो दुनिया के अंदर दो इफेक्ट्स प्रोड्यूस भी कर सकता है और महसूस भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक कैसे, नेक्स्ट चैप्टर में बात होगी। एक ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट है, हमारे सर ऑर्स्टिड हैं, उन्होंने बताया था कि जब भी किसी वायर में करंट होगा तो वायर में करंट है, इलेक्ट्रिसिटी लेके चल रहे हैं, और उन्होंने बताया कि एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कुछ मैग्नेट जैसा माहौल बनता है। इस चीज पर बात करी थी सर ने। तो हमें तो यही समझना है कि सर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी बनता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनता है। तो बेटा ये था चार्ज की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स के अंदर जब हम कोई भी चीज हम बेटा पढ़ते हैं तो हमें उसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है, और मेजरमेंट, टू डू मेजरमेंट वी नीड ए यूनिट। अब चार्ज की यूनिट क्या है? तो चार्ज की यूनिट जो है वो आपको लिखनी है, चार्ज की यूनिट, चार्ज की जो एसआई यूनिट है, चार्ज की एसआई यूनिट दैट यू हैव टू राइट, ठीक है, और वो है कूलम। और कूलम एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है, उसके सम्मान में हमने इसकी यूनिट रखी है। और चार्ज का जो सिंबल है बेटा, बाय विच सिंबल वी डिनोट द चार्ज, आइदर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके, इस चीज को ध्यान में रखना। चार्ज की यूनिट है कूलम, सिंबल है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, और ये हमारी चार्ज की डेफिनेशन है। लेकिन चार्ज को इस एक कूलम में या कूलम में मेजर करना अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉसिबल टास्क है, काम है, क्योंकि कूलम चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है। इतना किसी बॉडी पर एक कूलम की अमाउंट में चार्ज आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम जो ज्यादातर चार्ज को जिस यूनिट में हम डील करते हैं वो बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, और वो सर छोटी छोटी यूनिट्स क्या है हम उन पर बात करते हैं। इतने में इस चीज को उतारिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने चार्ज के और कॉन्सेप्ट की तरफ, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं वगैरह, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। राइट डाउन कीजिए बेटा। तो बच्चों जो चार्ज को मेजर करने की जो छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स में जिसमें हम मेजर करते हैं वो यूनिट्स कुछ इस प्रकार हैं। जो यूनिट है, पहली यूनिट है वो मिली कूलम है, ठीक है, एक मिली कूलम, ये सिंबल है MC 1 मिली कूलम। और हाउ मेनी कूलम्स इन 1 मिली कूलम? 10⁻³ कूलम। ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कई बार यूनिट्स आपको ये दे दी जाती हैं चार्ज की, और एक माइक्रो कूलम में होते हैं बेटा, ये सिंबल है 1 आपका, ये μc = 10⁻⁶ कूलम। ये कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं चार्ज की जिसमें हम चार्ज को मेजर भी करते हैं कूलम के अलावा। अब बात ये आती है क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज बच्चों वी हैव, हमारे पास कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? जनरली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, हमारे पास 2 टाइप्स के चार्ज हम ज्यादातर लेके चलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एक न्यूट्रल बॉडी के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। जनरली 2 टाइप के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हम प्रोटॉन पर लेके चलते हैं, मान के चलते हैं, और नेगेटिव चार्ज हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कुछ चार्ज की वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है दैट यू विल ऑल हैव टू रिमेंबर, जो आपको याद रखना है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ओके। तो चार्ज के इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू बेटा याद रखनी है कितनी? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और प्रोटॉन पर भी उतनी ही चार्ज की वैल्यू होती है जितनी इलेक्ट्रॉन पर होती है, बस फर्क होता है सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का
और प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स वैल्यू चार्ज की इतनी, जो आपको याद रखनी है। बाई चांस अगर एग्जामिनेशन के अंदर, पेपर के अंदर अगर आपको पूछ ले तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा आगे, हम चार्ज के इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं और हम बात करते हैं कि सर जो 3 टाइप्स के चार्ज बताए हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं कि उन तीनों टाइप्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, उन पार्टिकल्स के ऊपर, तीनों का मास क्या होता है और उन तीनों के डिस्कवरर कौन कौन है, खोज करने वाले कौन कौन है। इतने में उतारिए, हम उस टेबल को बनाते हैं और देखते हैं। तो बेटा ये कुछ वैल्यूज हैं आपके लिए, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं कि हमारे पास सर जो 3 बेसिक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्जेस की वैल्यू क्या क्या होती हैं, उनके मासेस क्या क्या होते हैं और उनके डिस्कवरर कौन है, उनकी खोज करने वाले कौन है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो हर एक बच्चे को अपने आप में पता होनी चाहिए। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू जैसा कि अभी बताया सर ने, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और प्रोटॉन का जो मास है वो आपको याद रखना 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। ज्यादातर जो मोस्ट कंट्रीब्यूशन रहा प्रोटॉन की डिस्कवरी में रदरफोर्ड साहब को हम लेके चलते हैं, वैसे कई गोल्डस्टीन भी बोलते हैं, लेकिन हम रदरफोर्ड साहब को यहां ज्यादा हम यहां रखेंगे, प्रेफर करेंगे। और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, और कोई नंबर माइनस में जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता जाता है, आपको ये चीज पता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास इन तीनों के अमंग सबसे लाइटेस्ट है, सबसे हल्का है, सबसे कम है, और ये सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है इन तीनों में से। और जो चीज मास में हल्की होती है आपको पता है वो मूव कर सकती है, मोशन कर सकती है, और मोशन करेगी तो फिर हम उसे बहुत बड़ा काम हम ले सकते हैं। जे थॉम्सन, ओके, इसकी डिस्कवरी करने वाले थे। और न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज हम 0 न्यूट्रल बोलते हैं, इट कैरीज 0 चार्ज, और जो मास है वह 1.6749 इंटू 10⁻27 kg। एक चीज आपने यहां देखी, देख सकते हो कि प्रोटॉन के मास में और न्यूट्रॉन के मास में सर कोई ज्यादा फर्क हमें नजर नहीं आ रहा है, बट द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। न्यूटन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा बड़ा है, और न्यूटन की डिस्कवरी करने वाले कौन थे, हमारे जेम्स चैडविक। तो बच्चों ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हर एक बच्चे को मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए। अगर कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताइए, मास बताइए, खोज करने वाला कौन था, तो ये आपकी नॉलेज के लिए थी। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब तक हमने स्टडी करी किसकी, चार्ज की। और जो चार्ज का जो हमारा एक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है जो सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, आप क्योंकि आप बोर्ड्स के पेपर दे रहे हो तो वो सिलेबस के अंदर नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव के लिए है, तो हम उसको हम एक अलग से लेक्चर बना के डालेंगे। चार्ज का जो आपका ओलंपियाड वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में डालेंगे, क्वांटाइजेशन है, कंजर्वेशन है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं और वो है इलेक्ट्रिक करंट। उतारिए इसको। तो प्यारे बच्चों अब हम अपना सेकंड टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से समझना क्या है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज और करंट का मतलब है फ्लो। तो हमें जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है वो चार्ज वाला फ्लो पढ़ना है, ठीक है। आपको जो करंट पढ़ना है वो पढ़ना है मेटल में से, वायर में से, कंडक्टर में से। आपको कोई करंट जो है लिक्विड वाला करंट नहीं पढ़ना है, सिलेबस में लिक्विड वाला करंट नहीं है, गैसियस के अंदर हमें करंट नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस के अंदर हमें जो दर्शन करने हैं ना बेटा वो करने हैं हमें कंडक्टर और मेटल के अंदर कुछ चार्जेस का फ्लो। आपको भी पता है कि हमारे घर में अगर कोई गैजेट चल रहा है, अगर एसी चल रही है, किचन के अंदर कोई काम हो रहा है किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट से, तो उसके अंदर जो वायर के अंदर जो करंट आ रहा है वो वायर में आ रहा है, मतलब वही हमें करंट पढ़ना है कि कैसे, हाउ कंडक्टर्स कंडक्ट द करंट। कैसे कंडक्टर के अंदर चार्ज की एकदम से बाढ़ आती है, एकदम से लहर दौड़ती है। तो हम उसी लहर में आज हम समाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सर चार्ज का फ्लो किस में से, कंडक्टर में से या
मेटल में से या वायर में से, कुछ ही कह दो, तीनों का मतलब एक ही है। अगर मैं एक बात पूछूं, ओनली करंट वर्ड रिप्रेजेंट्स अबाउट व्हाट, ये करंट वर्ड जो है ये आपको किस चीज के बारे में बताता है? बेटा खाली करंट वर्ड आपको ये बताता है, ओनली करंट वर्ड रिप्रेजेंट्स यू दैट समथिंग इज इन फ्लो, समथिंग इज इन मोशन, कोई चीज बह रही है। क्या चीज बह रही है वो चीज उसके साथ क्लियर मेंशन होगी कि सर ये चीज जो है हमारी करंट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सर नदी में पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग इन ए रिवर, तो वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स ए करंट, वाटर करंट बेटा। तो यहां पानी का एक करंट बन रहा है जिसको बोलेंगे वाटर करंट। लाइकवाइज अगर हम ये कहें, इफ वी कैन से विंड इज ब्लोइंग, तो विंड भी अपना एक करंट बना रही है बेटा, कौन सा? विंड करंट। तो वैसे ही कुछ मैनर में जब किसी वायर में, हमारे वाले सिलेबस के पार्ट में जब चार्ज का फ्लो होता है तो चार्ज का करंट बनता है, और वही तो हमारा टॉपिक का नाम है। हाँ जी सर, आ गया समझ में? क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, लेकिन खाली करंट वर्ड का मतलब ये है ओनली करंट वर्ड। मैं लिख देता हूं, आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। करंट वर्ड का मतलब है समथिंग इज इन मोशन, कोई चीज मोशन में है, और क्या चीज मोशन में है वही करंट बनाएगी, उस जैसा करंट बनाएगी। सर पानी बह रहा है तो पानी करंट बनाएगा, ठीक है ना। अगर हवा बह रही है तो हवा अपना करंट बनाएगी। सर वायर में चार्ज बह रहा है, जो हमारे काम की चीज है, जो मुद्दे की बात है सर, वो हमारे वाला करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। आई हुई समझ में? ठीक है, पानी वाला करंट, ठीक है, तो पानी वाटर करंट हो गया। अब बात करते हैं कि सर कंडक्टर के अंदर और मेटल के अंदर ऐसा क्या होता है। तो अभी के लिए एक चीज बता रहा हूं, बड़े ध्यान से दिमाग में फिट कर लेना। एक कंडक्टर में और मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर ये क्या झंझट है, सर ये क्या राम कहानी है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सर हमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन का भी तो आइडिया दीजिए कि हाउ कंडक्टर और मेटल पोसेस लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज का फ्लो है, करंट का फ्लो है, वो बनता है और चीजें रन करती हैं, अप्लायंसेस, गैजेट्स चलते हैं दुनिया में। आई बात समझ में? तो पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं बिहाइंड द बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं एग्जैक्टली। देखिए ये न्यूक्लियस है, सपोज कीजिए मैं बताने जा रहा हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर आर सम ऑर्बिट्स। यह पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। इन ऑर्बिट्स में कौन होंगे? इन ऑर्बिट्स में नन्हे मुन्ने, छोटे मोटे, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बाल गोपाल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? ये भी इलेक्ट्रॉन्स है। ये न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक रस्सी से खींच के रखेगा और उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी ये खींच के रखेगा। अब इन दोनों रस्सी में मुझे देख के बताइए, बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों में से सर एक रस्सी की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की बहुत वीक है। इस न्यूक्लियस की कौन सी ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन पर जो बंधन है ना बेटा, वो बहुत लूज है। सर कह सकते हैं कि सर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, किसी भी ऑर्बिट का, समझ यहां पे जो मैं बात बता रहा हूं समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो उस न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड होगा। अरे सर जो चीज ढीली ढाली होती है ना, ढीली ढाली ऐसे स्लैग्ड, ऐसी मरी हुई पड़ी होती है, लूजली बाउंडेड होती है, उसको बाहर से सर थोड़ी सी एनर्जी देके हम उसको निकाल सकते हैं। अभी तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, और लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं बंधा हुआ जितना ये अंदर वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अपने इस न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। क्योंकि अंदर वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली फॉर्म्ड है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, लेकिन बाहर वाला थोड़ा सा क्या है, थोड़े से इस मायने में थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा है कि हाँ मेरी रस्सी कमजोर है, मुझे अगर कोई बाहर से कुछ एनर्जी दे देगा तो आई कैन बिकम
फ्री, और फ्री होते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएगा बेटा पांडे जी, फ्लो करने लग जाएगा और करंट बनाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट क्या कि और एक कंडक्टर के अंदर कोई एक एटम नहीं होता, और कोई एक एटम नहीं है तो कोई एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या ये कहो कि एक कंडक्टर में, एक मेटल में सर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, और लार्ज नंबर ऑफ एटम्स की जो सबसे कंट्रीब्यूशन वाली चीज है, जो काम में वाली चीज है, और वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो एक मेटल की सबसे खास बात, एक फैसिनेटिंग बात यही है कि इट पोसेस लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर के अंदर, इन मेटल के अंदर जब ये मूव करते हैं ना, तो इनको भी बड़ी दिक्कत आती है। ये भी इतने इजीली मूव नहीं करते हैं। ये बीच में वायर के अंदर इनके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बीच में इनको मूव करके निकलना होता है, रास्तों को निकल के, इन कंकर को इन टकरा के। मतलब आप ये कह सकते हो कि मेटल के अंदर इनके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बीच में ये सफर करते हुए निकलते हैं, टकराते हैं। तो बात करते हैं बेटा, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, उतारिए अपनी कॉपी में कि सर ने ये फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट बताया। जो इनर सेल की इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मोर बाउंडेड हैं, और जो आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंडेड हैं, और वो फ्री हो सकते हैं। तो या हम ये कहें कि किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये कहो इन द सेंस डायरेक्ट। बच्चे यहां मैंने एक कंडक्टर लिया है, ये जो कंडक्टर है ये ओपन पड़ा है, मतलब हमने वायर लगा के छोड़ दिया, इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो कंडक्टर पड़ा है बिल्कुल खुला पड़ा है, ओपन सर्किट में है ये। अभी इसको मैंने सर्किट के अंदर कनेक्ट नहीं किया है, कोई बल्ब वगैरह, कोई स्विच वगैरह, कोई बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया। और आप इस चीज को क्लियर देख सकते हैं कि कहीं सर ने कोई कनेक्शन बंद नहीं किया है, तो ये ओपन है। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर ये जो कंडक्टर आपने लिया है ना, ये विदाउट बैटरी है। और इधर वाला जो सर ने लिया है, आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये नीचे किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट है। क्या होता है जब हम किसी कंडक्टर को बिना बैटरी देखते हैं और जब हम विद बैटरी देखते हैं, तो आप यहां पर इजीली चेक कर पा रहे हैं, देख सकते हैं कि ये इस कंडक्टर के अंदर मैंने कोई एक जगह बनाई है जिसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बनाइए बेटा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। देखो ये बीच में आपको एक रिंग टाइप में मैंने एक एरिया बनाया है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो होता क्या है कि व्हेन वी डज नॉट कनेक्ट ए कंडक्टर विद ए सेल और ए बैटरी, तो ये ओपन सर्किट में आता है। और बिना बैटरी इसके अंदर जो अभी सर ने बताया, कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो हम ये कहें कि विदाउट बैटरी ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर मूव रैंडमली। और रैंडम मीन्स बेटा दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। वो आवारा है वो इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, किधर भी घूम सकते हैं। तो इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में किसी भी साइड आप देखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, विदाउट बैटरी all the electrons present inside the conductor move throughout the volume या throughout in the lattice space of this conductor। इस कंडक्टर के अंदर जहां भी जितनी भी जगह है, उस कंडक्टर के सारे वॉल्यूम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स बिना बैटरी के किसी कनेक्शन के इधर उधर भागते रहते हैं। तो कोई अगर आप एक जगह फिक्स करो, कोई एक क्रॉस सेक्शन में से देखो कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जो पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बेटा जो अमाउंट आपको मिलेगी ना, यू विल गेट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो हमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज की मूवमेंट नहीं मिलती है, चार्ज का फ्लो नहीं मिलता है, लेकिन करंट बढ़ाने के लिए बेटा जी हमें करंट को एक डायरेक्शन में चाहिए होता है, हमें करंट का फ्लो एक डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन वो काम बिना बैटरी नहीं होता।
ठीक है, चाहे बैटरी लगाओ चाहे नहीं लगाओ, हाँ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर जो है मूव करते रहेंगे, लेकिन उनके मूव करने का जो हमें फायदा मिलता है तब मिलता है जब आपका पूरा सर्किट क्लोज होता है, मतलब आपके जो है वायर के साथ हैं, जो बल्ब भी लगा हो, स्विच भी लगा हो, मतलब सारी चीजें जो हो वो कॉम्प्राइज्ड हो, क्या हो, पैक्ड हो एक क्लोज सर्किट में, तब करंट जो है वो चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि चार्जेस का हमें एक डिसिप्लिन मैनर मिलता है, एक ऑर्डर्ड मोशन आता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागने की बजाय एक डायरेक्शन के अंदर चल रहे होते हैं, लाइन बनाकर उससे करंट बनता है। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि विदाउट बैटरी और विद बैटरी में क्या फर्क है। बिना बैटरी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्या करेंगे, जिग-जैग मोशन करेंगे, और जिग जैग जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा पाथ होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। अब इस चीज को मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहां समझा है, हाँ स्क्रीनशॉट लेके हम यहां समझ रहे हैं कि सपोज कीजिए ये बीच का वो क्रॉस सेक्शन है और मैं ये देख रहा हूं कि इधर देख रहे हो आप कि ब्लैक मार्कर से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हुए लिखे, लेफ्ट से राइट पार्ट। तो इस क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट से राइट जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई नेट फ्लो नहीं मिलता विदाउट बैटरी। तो यहां मैंने लिख भी दिया, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि विदाउट बैटरी और सेल नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन से हमें चार्ज का कोई नेट फ्लो नहीं मिलता, तो हम कहेंगे हमें करंट जीरो मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? करंट जीरो। लेकिन हमें करंट कब मिलेगा? जब वो चीज बैटरी के साथ कनेक्ट होगी। इतना अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए और हम नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं कि सर विद बैटरी क्या कमाल हो जाएगा। तो देखते हैं कि वो कमाल क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया सर ने जो बताया है। तो बेटा अब हम देखते हैं कंडक्टर के अंदर का माहौल विद बैटरी। तो ये मैं वो कंडक्टर बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारा वो कंडक्टर है। ठीक है बेटा, ये कंडक्टर है। ये कंडक्टर का जो है हम कह सकते हैं, यू कैन से एंड ए है, ये एंड बी है, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक सेल के साथ। ठीक है, एक सेल के साथ। आप ये भी कह सकते हो कि सर रास्ते के अंदर हमने एक बल्ब जो है वो लगा दिया है। ठीक है, ये हमने एक बल्ब भी लगा दिया, ये बल्ब है हमारा। अब एक बात बताओ, और ये जो है हमारी की है, ये हमारी की है। ऐसी सिचुएशन अभी मैंने बनाई थी थोड़ी देर पहले, वो सिचुएशन वो थी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन का हाल मैंने अभी बताया था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन कर रहे थे, वो तब की सिचुएशन थी। लेकिन जब मैं इस रास्ते को बंद कर दूंगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो इसके अंदर जो अब किसी एक क्रॉस सेक्शन से आपको जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट फ्लो मिलेगा, चार्ज का नेट फ्लो मिलेगा, वो एक डायरेक्शन के अंदर मिलेगा और आपको एक करंट मिलेगा। आइए समझ में, देखते कैसे। अभी बात की सर ने कि करंट के अंदर, कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और व्हेन यू कनेक्ट द एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर टू ए सेल और ए बैटरी, जब आप इस कंडक्टर के इन दोनों एंड्स को किसी सेल और बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्डर्ड मोशन में आ जाते हैं। ऑर्डर्ड मोशन का मतलब है कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहेंगे, फ्लो करेंगे। ये देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ये भी इधर, ये भी इधर, फिर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। इस सेल और बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे, ये सारे के सारे, और यहां से निकलेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा और करंट बनता रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की अब इस क्रॉस सेक्शन से जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, इस क्रॉस सेक्शन से ये चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। यहां 3 समझाएं, कितने भी निकल सकते हैं किसी यूनिट सेकंड में, 1 सेकंड में। तो किसी 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से, इस कंडक्टर के इस गिवन क्रॉस सेक्शन से इधर से इधर जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उतना ही करंट बनता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों समझना क्या बोला मैंने, कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through this cross section of a conductor in unit second constitutes electric current। तो आपको डेफिनेशन, और ये जो बल्ब है,
जब इसको इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिलेगी तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो बेसिकली आपको यहां पे क्लियर दिख पा रहा है कि सर ये बल्ब ग्लो कब किया, व्हेन दिस बल्ब ग्लो, जब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इसके पास ट्रांसफर होती है। और वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तब ट्रांसफर हुई ना जब इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को आपने सेल और बैटरी के साथ कनेक्ट किया, क्लोज किया। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जो है वो आपको लिखनी है, इतना इसको समझिए, कॉपी में उतारिए। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन और इसकी यूनिट देखते हैं क्या है। So my dear students, you will have to write the definition of electric current. It is defined as the amount of electrons passing through a cross section of a conductor in unit time. ये कंडक्टर, इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन में से इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट यूनिट टाइम के अंदर जो है ट्रांसफर हो रहा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट होगी उतना ज्यादा करंट मिलेगा, जितनी कम अमाउंट होगी उतना कम करंट मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज भी ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बोलो या ये बोलो कि सर कितना चार्ज यूनिट टाइम में यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है। तो दोबारा से डेफिनेशन बता रहा हूं, समझ लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो आप ये कह सकते हो कि सर टी टाइम के अंदर यहां से यहां क्यू चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 सेकेंड लूं, टाइम 1 सेकेंड लूं और इस 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन में इधर से इधर अगर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो हम कहेंगे कितने एम्पियर का करंट बनेगा, 1 एम्पियर का करंट बनेगा। और बच्चों ये एम्पियर जो है वो करंट की एसआई यूनिट है। 1 नंबर के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज को लिख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो होती है वो होती है एम्पियर। नाउ व्हेन विल यू से 1 एम्पियर इज करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, जब 1 कूलम का चार्ज passing through this cross section of a conductor in 1 second, then it constitutes the current of 1 ampere. तो ये 1 एम्पियर जो है वो इस इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है। और भी यूनिट्स हैं करंट को मेजर करने की एम्पियर के अलावा, जैसे चार्ज को मेजर करते थे। एक है हमारी मिली एम्पियर। जो मिली एम्पियर होता है बेटा, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, ठीक है। और एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर में जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 10⁻6 एम्पियर। ओके, तो एम्पियर जो है वो इसकी ऐसा यूनिट है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे और एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट समझ में आने के बाद वो और अच्छे से समझ में आएगा जब आपको चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट की नॉलेज हो चुकी होगी। और जिन 2 टॉपिक्स की हमने चार्ज की और इलेक्ट्रिक करंट की इस लेक्चर के अंदर बड़े ही अच्छे से मजे से सर ने डिस्कस करवा दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ और बातों को जानेंगे। टाइप्स ऑफ करंट के बारे में हम जानेंगे कि जनरली एक सर्किट में कितने टाइप्स के करंट होते हैं। तो 2 टाइप्स के करंट होते हैं जनरली, एक इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से और एक हम ये मान के चलते हैं कि सेल और बैटरी की वजह से भी कुछ फ्लो होता है, लेकिन वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का पूरा कॉन्सेप्ट था, चार्ज का कॉन्सेप्ट था। डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, क्या कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर इन यूनिट टाइम कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। एक फॉर्मूला और होता है, कई बार आपको I = Q/T भी दे सकता है और दे सकता है NE/T। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होता है वो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो Q = जो Ne है, इस फॉर्म में भी जो है आपके पास फॉर्मूला बन सकता है। क्योंकि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देके करंट पूछे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, क्या Ne/T यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके लिए, और आपको एज ए असाइनमेंट के लिए, होम प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों इस लेक्चर को तैयार कीजिए। कहीं भी कोई कमी हो, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, आई विल बी रेडी देयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डेडिकेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू।